दिसंबर 1980 कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक दौर। अमेरिका और रशिया के बीच कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है। इंग्लैंड के सफोक में दो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, वुडब्रिज और बेंट वाटर, जहां कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। इस वजह से यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि एक परिंदा भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता। पर 26 दिसंबर की रात को 3 बजे इन बेसेस के बिल्कुल बगल वाले घने जंगल रैंडलिज्म फॉरेस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की नींद उड़ जाती है। अमेरिकन सोल्जर्स ने उस रात जंगल के अंदर एक ऐसी चीज देखी जो जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। त्रिकोण शेप का बिल्कुल खाली चमकती बॉडी, कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं। पर जब एक सोल्जर ने हिम्मत करके उस चीज को हाथ से छुआ तो उसकी आंखों के सामने सब सफेद हो गए। वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल अंधा हो गया। पर सबसे डरावनी बात यह है कि उस एयरक्राफ्ट पर कुछ अजीब से सिंबल्स थे और उस रात उस सोल्जर के दिमाग में अचानक नंबर्स आने लगे, 1 और 0 तेज तेज, जैसे कोई उसके ब्रेन में कुछ डाउनलोड कर रहा हो। 30 साल बाद जब उन नंबर्स को डिकोड किया गया तो जो मैसेज निकला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उस मैसेज में लिखा हुआ था एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज, ओरिजिन ईयर 8100, मतलब आज से 6000 साल बाद का टाइम, और साथ में दुनिया भर की मिस्टीरियस जगहों के कोऑर्डिनेट्स थे, पिरामिड्स, नाज़का लाइंस और एक ऐसी जगह जहां आज सिर्फ समुद्र है पर कभी एक आइलैंड हुआ करता था। ये है रैंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट, दुनिया का सबसे मिस्टीरियस यूएफओ केस, जहां ट्रेन्ड मिलिट्री सोल्जर्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। पर सवाल यह है कि आखिर उस जंगल में वो चीज थी क्या, और क्या सच में 6000 साल बाद के इंसानों ने हमारे पास कोई मैसेज भेजा है, और अगर भेजा है तो क्यों? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अभी तक आधे से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही सिंपल है, इजी है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। तो ये कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 1980 से। रात के 3 बज रहे हैं। दो सोल्जर्स पेट्रोल पर हैं, जॉन बोरोग्स और बर्ट स्टीफेंस। दोनों ईस्ट गेट पर खड़े हैं। सर्दी का मौसम है, घना कोहरा है, 10 फीट आगे का कुछ नहीं दिखता। जंगल बिल्कुल चुप है, एक आवाज नहीं। अब इतनी साइलेंस में अचानक बोरोस को लगता है कि हवा में कुछ अजीब हो रहा है। उसके पूरे बॉडी के बाल खड़े हो गए जैसे करंट लग रहा हो, और तभी आसमान से एक लाइट नीचे आई, फिर एक और। रेड, ब्लू, ग्रीन सब कलर्स एक साथ फ्लैश हो रहे हैं। दोनों लाइट्स सीधा जंगल के अंदर गिर गई। अब बोरोस का पहला थॉट यही था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन एक चीज थी जो उसे कंफ्यूज कर रही थी, कोई आवाज नहीं हो रहा था। सोचो, अगर इतनी पास प्लेन गिरा होता तो एक्सप्लोजन होता, धुआं उठता, कुछ तो सुनाई देता, लेकिन यहाँ 0 साउंड, बस लाइट थी और साइलेंस थी। बोरोस ने तुरंत रेडियो उठाया और रिपोर्ट किया, क्योंकि डर ये भी था कि कहीं रशिया ने अटैक तो नहीं कर दिया। कुछ ही देर में 2 और सोल्जर्स आ गए, जिम पेनिस्टन और एडवर्ड कैबेंसैग। चारों ने दूर से जंगल की तरफ देखा, अंदर कुछ चमक रहा था। ऑर्डर मिला, जाकर देखो क्या है। तो चारों जीप में बैठे और जंगल के अंदर की तरफ निकले। एक कच्ची रोड थी जो जंगल में जाती थी। जैसे ही उन्होंने उस रोड पर एंटर किया, पहली अजीब चीज हुई, रेडियो में खर खर की आवाज आने लगी। सिग्नल्स आ नहीं रहे थे, जैसे किसी ने रेडियो बंद कर दिया हो। और फिर जंगल के अंदर से साउंड्स आए। जानवर पागल हो रहे थे, हिरने ऐसे चीखे मार रहे थे जैसे कोई इंसान दर्द में रो रहा हो। अब ये अमेरिकन सोल्जर्स थे, इन्होंने कभी ऐसे साउंड सुने ही नहीं थे। कुछ और मिनट चले तो जंगल के बीच में एक खुली जगह मिली, और तभी जंगल में एक बहुत तेज चमक उठी, इतनी ब्राइट कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन वो जगह पूरी दिन जैसी चमक रही थी। जब ये सोल्जर्स लाइट में थोड़ा एडजस्ट हुए तो सामने जो दिखा वो देखते सबके होश उड़ गए। एक एयरक्राफ्ट था, त्रिकोण शेप का, हवा में तैरता हुआ, ना कोई इंजन की आवाज, ना कोई साउंड, बस एक काली चमकती चीज जमीन से थोड़ी ऊपर फ्लोटिंग पोजीशन में। पेनिस्टन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने बाद में बताया कि उस क्राफ्ट की बॉडी ऐसी थी जैसे काला ग्लास हो, स्मूथ, चमकदार, और उस पर कुछ निशान थे, कोई पुरानी लैंग्वेज के सिंबल्स जैसे। पेनिस्टन और आगे गया, हाथ बढ़ाया, क्राफ्ट को छुआ। मेटल गर्म था, स्मूथ था, लेकिन सिंबल्स वाली जगह खरखर थे जैसे रेत का कागज। और जैसे ही उसने हाथ हटाया, उसकी आंखों के सामने सब सफेद हो गया, प्योर व्हाइट। कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, बस व्हाइट।
कुछ सेकंड के लिए पेनिस्टन बिल्कुल अंधा हो गया था। जब नजर वापस आई तो पेनिस्टन ने जल्दी से अपनी डायरी निकाली और सब कुछ लिखा। क्राफ्ट कैसा दिखता था, कितना बड़ा था, सिंबल्स कैसे थे। उसके हिसाब से क्राफ्ट लगभग 3 मीटर ऊंचा था और 3 मीटर चौड़ा था। कोई पहिए नहीं थे, कुछ टांगों जैसा चीज पर टिका हुआ था। Estimated it to be about 3 meters tall and about 3 meters wide at the base. No landing gear was apparent, but it seemed like she was on fixed legs. कुछ मिनट बाद क्राफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा बिना आवाज के, ऐसे जैसे ग्रेविटी नाम की चीज ही ना हो। 2-3 मिनट में ट्रीज के ऊपर गया और आसमान में गायब हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसी बात है जो पूरी कहानी की सबसे डरावनी डिटेल है। पेनिस्टन और बोरोव्स वापस मुड़े बाकी टीम के पास जाने के लिए। रास्ते में पेनिस्टन ने बोला, भाई बस कुछ मिनट का काम था। बोरोव्स कंफ्यूज हो गया, उसके लिए तो सिर्फ कुछ सेकंड्स गुजरे थे। और जब दोनों ट्रेल के एंड पर पहुंचे तो बाकी सारे सोल्जर्स वहां पर नहीं थे, सब रोड पर वापस चले गए थे। उनके चेहरों पर डर था। सर्च पार्टी भेज दी गई थी। क्यों? क्योंकि बोरोव्स और पेनिस्टन जंगल में 45 मिनट से ज्यादा देरी तक गायब थे। 45 मिनट, लेकिन दोनों के लिए तो बस कुछ मिनट गुजरे थे। तो बाकी का टाइम कहाँ गया? इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दिया। तो सुबह से पहले बेस के बड़े ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट को सब बताया गया। हॉल्ट एक पुराना फौजी था, वियतनाम और कोरिया में लड़ चुका था। यूएफओ स्टोरीज में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। वो क्लियरली गुस्सा था कि उसके सोल्जर्स ऐसी बकवास में विश्वास क्यों कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सुबह एक टीम वापस उस जगह पर गई जहां क्राफ्ट दिखा था। वहां जमीन में 3 गड्ढे थे। दिसंबर की ठंडी में जमीन पत्थर जैसी सख्त होती है, तो जो चीज ने ये निशान छोड़े वो बहुत भारी रही होगी। टीम ने फोटोज लिया, नाप जोख की। पेनिस्टन बाद में अकेला वापस आया और उन गड्ढों के सांचे बनाए। वो प्रूव करना चाहता था कि जो हुआ वो सच में हुआ था। 26 दिसंबर का बाकी दिन शांत गुजरा। 27 दिसंबर भी नॉर्मल रहा, लेकिन उस शाम बेस पर एक पार्टी चल रही थी। सब ऑफिसर्स मौजूद थे। अचानक ड्यूटी वाला ऑफिसर दरवाजे से अंदर आया। उसका चेहरा सफेद था। वो सीधा हॉल्ट के पास गया और दूसरे से बोला, सर वो वापस आ गया है। हॉल्ट ने तुरंत एक टीम बनाई। इस बार तैयारी थी, साथ में टेप रिकॉर्डर था, कैमरा था और रेडिएशन नापने वाला मीटर भी था। हॉल्ट ने पूरी रात का हाल टेप पर रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है और आप सुन भी सकते हो। We're about 150-200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. Still. जब टीम उस जगह पर पहुंची तो रेडिएशन मीटर ने नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा रेडिएशन वहां पर रिकॉर्ड किया। पेड़ों के रंग बदले हुए थे, उनके तनों पर अजीब निशान थे और जब स्पेशल कैमरा से देखा गया तो वो पूरा एरिया आसपास से ज्यादा गर्म था। पेड़ों के बीच से एक छोटी सी लाल लाइट दिखाई दे रही थी। वो हवा में तैर रही थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हॉल्ट और कुछ सोल्जर्स उसके पीछे गए। फिर 2 और लाइट्स दिखी, पीली चमक के साथ आगे पीछे हो रही थी, जैसे कोई आंख झपक रही हो। और तभी एक लाइट की बीम सीधा जमीन पर आई, टीम से सिर्फ 10 फीट दूर। हॉल्ट की टेप पर ये रिकॉर्डेड है। उसकी आवाज में आप डर साफ सुन सकते हो। वो बीम जमीन पर ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ मिनट तक ये सब चला और फिर जैसे अचानक आया था वैसे ही सब गायब हो गया। लाइट्स गई, बीम गई, जंगल में दोबारा साइलेंस छा गया। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद के महीनों में बोरोव्स, पेनिस्टन और कई और सोल्जर्स बीमार पड़ने लगे। बोरोव्स की आंखें कमजोर होने लगी, गले में प्रॉब्लम्स आई, दिल की बीमारी शुरू हो गई। सालों बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ये सब तब होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा रेडिएशन के सामने आए। बोरोव्स को याद आया कि जंगल में रेडिएशन ज्यादा थी, तो उसने फौज से अपने मेडिकल पेपर्स मांगे। फौज ने देने से मना कर दिया। एक पॉइंट पर तो फौज ने ये तक नहीं माना कि बोरोव्स ने कभी फौज में काम किया था। उसकी सारी जानकारी छुपा दी गई। बाद में अमेरिका की गवर्नमेंट ने फाइनली ये माना कि हाँ, इन सोल्जर्स को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ को पेंशन भी मिली, लेकिन बोरोव्स के बहुत से मेडिकल पेपर्स आज भी छुपे हुए हैं। और अब आती है सबसे अजीब वाली बात। याद है पेनिस्टन ने क्राफ्ट को छुआ था और सब वाइट हो गया था। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसे अपनी तबीयत खराब लगी और फिर उसकी आंखों के सामने नंबर्स आने लगे, 1 और 0, बस 1 और 0 बार बार, तेज तेज, जैसे कि कोई उसके दिमाग में कुछ डाल रहा हो। पेनिस्टन को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन नंबर्स इतने साफ दिख रहे थे कि उसने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। जितना लिखता गया उतना अच्छा फील हुआ और फिर बंद, नंबर्स आने रुक गए। पेनिस्टन ने डायरी बंद की और रख दी। और ये पूरी बात, ये सब कुछ वो लगभग 30 साल तक
भूल गया। तो साल 2010 में पेनिस्टन एक टीवी इंटरव्यू के लिए अपनी पुरानी डायरी निकाल रहा था। क्राफ्ट के सिंबल्स दिखाने थे। पेजेस पलटे हुए अचानक उन पेजेस पर पहुंचा जहां पर उसने 1 और 0 लिखे थे। इंटरव्यूअर ने पूछा, ये क्या है? पेनिस्टन ने ऐसे बोला जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसने बोला, ये यूएफओ ने मेरे दिमाग में डाला था। वो नंबर्स एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को भेजा गया। एक्सपर्ट ने जब डिकोड किया तो वो खुद हैरान रह गया। ये एक पूरा का पूरा मैसेज था और मैसेज में लिखा था, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूअस, ओरिजिन ईयर 8100, मतलब आज से 6000 साल बाद का समय। लेकिन मैसेज यहाँ खत्म नहीं होता। बाकी नंबर्स में दुनिया भर की जगहों के लोकेशंस थे। ब्राजील, एरिजोना, इजिप्ट के पिरामिड्स, पेरू की नाज़का लाइंस, चाइना, ग्रीस और एक लास्ट लोकेशन थी जिस पर लिखा था द ओरिजिन। लेकिन ये जगह किसी जमीन पर नहीं था, ये समुद्र के बीचों बीच थी। आज वहां पर सिर्फ पानी है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि वहां पर एक आइलैंड हुआ करता था, हाई ब्राजील, जो सालों तक मैप्स पर दिखता लेकिन फिर गायब हो गया। समुद्र की नीचे के स्कैनिंग में वहां जमीन के निशान भी मिले हैं। इन सारी जगहों की एक बात कॉमन है, ये सब बहुत पुरानी और स्पिरिचुअल जगहें मानी जाती हैं। इसीलिए पेनिस्टन का मानना है कि रेंडलशम वाला यूएफओ किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आया था। उसका कहना है कि ये हम ही थे, 6000 साल बाद के इंसान जो अपने पास्ट में वापस आए थे कोई मैसेज देने के लिए। लेकिन, और ये वाला लेकिन बहुत जरूरी है, इस कोड वाली कहानी में कई बड़ी प्रॉब्लम्स भी है और इससे एक साबित क्लेम की तरह नहीं बल्कि एक थियरी की तरह देखना चाहिए। पहली बात, पेनिस्टन कहता है 30 साल भूल गया, लेकिन 2003 में एक टीवी शो में वो डायरी पलटते हुए दिख गए थे, पर तब उन्होंने उस कोड का जिक्र नहीं किया था। उन्हें ये सब साल 2010 में ही अचानक याद आया, वो भी एक पेड शूट के टाइम। दूसरी बात, ये कोड अमेरिकन कंप्यूटर लैंग्वेज में है और इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। अगर फ्यूचर के इंसानों ने भेजा तो इंग्लिश में क्यों? तीसरी बात, जब अलग एक्सपर्ट्स ने खुद डिकोड किया तो साफ वर्ड्स नहीं मिले, टूटे हुए वर्ड्स मिले, अधूरे सेंटेंसेस मिले। जो साफ मैसेज वायरल हुआ वो ट्रांसलेट करने वालों की अपनी तरफ से लगाई गई चीजें थी। और एक मजेदार बात, साल 1993 में एक्स फाइल्स का एक एपिसोड आया था जिसमें बिल्कुल यही प्लॉट था। यूएफओ से मिलने के बाद एक आदमी के दिमाग में बाइनरी कोड्स आता है। यह एपिसोड पेनिस्टन के क्लेम से कई साल पहले आया था और पूरे इंसिडेंट के लिए भी स्केप्टिक्स के पास कई एक्सप्लेनेशन है। बेस से कुछ दूरी पर ऑरफोर्ड नेस लाइट हाउस थी जो हर 5 सेकंड में चमकती थी, बिल्कुल वही पैटर्न जो कुछ सोल्जर्स ने बताए। उस रात इंग्लैंड के आसमान में एक बहुत बड़ा मीटियोर भी गुजरा था जो उन कलर्ड लाइट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। जमीन के गड्ढों के बारे में वहां के लोकल लोगों का कहना है कि वो जानवरों के बनाए हुए थे। पेड़ों के निशान असल में लकड़हारों के कुल्हाड़ों के थे। रेडिएशन जो ज्यादा बताई गई थी वो एक्चुअली नॉर्मल रेंज में ही थी। और साल 2018 में ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के कुछ पुराने मेंबर्स ने क्लेम किया कि ये सब एक मजाक था। 1980 में उन्होंने बेस की सिक्योरिटी टेस्ट की थी, पकड़े गए, 18 घंटे पूछताछ हुई और बदला लेने के लिए ये यूएफओ वाला ड्रामा रचा था। लेकिन इस क्लेम में भी किसी ने अपना नाम नहीं दिया, सब बिना नाम के हैं। यूके की गवर्नमेंट ने इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया। उनका कहना है कि इस इंसिडेंट से देश की सिक्योरिटी को कोई भी खतरा नहीं था। रडार में उस रात कुछ अजीब नहीं दिखा था। पुलिस ने जांच की और कहा कि लाइट्स लाइट हाउस से थी। कॉलोनल हार्ट का जनवरी 1981 का एक लेटर है, बस वही एक सरकारी कागज है पूरे इंसिडेंट का। लेकिन फिर भी ये केस आज दुनिया के सबसे मशहूर यूएफओ केसेस में से एक है, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं बहुत सारे ट्रेंड सोल्जर्स ने कुछ देखा था। रियल टाइम में रिकॉर्डिंग बनाई गई थी, जमीन पर निशान मिले थे, सोल्जर्स बीमार हुए और एक मैसेज भी मिला था, चाहे रियल हो या नहीं, जो कहता है कि 6000 साल बाद के इंसान हमें कुछ बताना चाहते हैं। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये एलियंस सच है? और अगर हाँ तो क्या वो पृथ्वी पर आए होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया इंटरेस्टिंग जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है समुद्र के नीचे मिले कुछ ऐसे डरावने साउंड्स जिनको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे मिस्टीरियस साउंड्स जो समुद्र के नीचे से बार बार सुनने को मिलते हैं। पर क्या है वो साउंड और क्या है उनकी सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।